Hello students, welcome to Chemistry Point and I hope that you will be fine at your homes. So our today's topic is properties of matter and their measurement. तो आज की क्लास के अंदर हम मैटर की उन प्रॉपर्टीज और उन मेजरमेंट्स को पढ़ेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं या फिर हम उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए मैटर की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको मेजर या ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैटर या फिर जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी या उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड or measured without changing identity or composition of the substance। सब्सटेंस की क्या चेंज नहीं होती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, मतलब उसकी पहचान नहीं बदलती है। उसकी कॉम्पोजिशन कि वो किस चीज से बना हुआ है वो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, या हम सिंपली बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की तो इनको हम तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब जो सब्सटेंस है उसके अंदर या तो कोई केमिकल चेंज हो या फिर कोई भी वी कैन से केमिकल रिएक्शन चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन अगर सब्सटेंस के अंदर होती है। इट मींस कि अगर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी और उसकी कॉम्पोजिशन दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है जिसमें आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। जबकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो इसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी और उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करना पड़ता है। जबकि केमिकल चेंज की अगर हम बात करें या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे कि एसिडिटी, अभी कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, बेसिसिटी वो हम देखकर तो पता नहीं लगा सकते ना। उसका तो पता हम तभी लगा पाएंगे जब वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, उसके अंदर रिएक्शन होगी। अब वो कितने ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देगा ये डिपेंड करेगा, वो बताएगा उसकी एसिडिटी को, या कितनी ज्यादा अमाउंट में वो OH नेगेटिव आयंस हमें देगा वो उसकी बेसिसिटी को बताएगा। जैसे कि कंबस्टिबिलिटी, अब कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, हमें देखने से कैसे पता चल सकता है कि कोई सब्सटेंस कितना जलेगा, कितना जलेगा मतलब कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, वो कितनी हीट हमें देगा, जब तक कि हम उस सब्सटेंस को बर्न नहीं करके देखेंगे। ठीक है ना, तो दैट मीन्स जब तक कि कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नहीं करके देखेंगे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज का पता नहीं चलता है। जबकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई विदाउट आइडेंटिटी चेंज किए, विदाउट कंपोजिशन चेंज किए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि लेंथ, टेम्परेचर, मास, ठीक है, प्रेशर, ये सारी चीजें जो है ना इनकी क्या होती है, इनकी क्वांटिटेटिव बिहेवियर ये शो करती हैं। क्वांटिटेटिव से मतलब इनकी कुछ अमाउंट होती है इनकी। जैसे लेंथ है, हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम ये थोड़ी ना बताएंगे कि लेंथ ज्यादा है या कम है या मीडियम है या कितनी है। लेंथ को हम बताएंगे 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो दे हैव क्वांटिटेटिव वैल्यू, इसलिए इनको भी हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर।
सो नाउ इन दिस सेक्शन आज हम इस क्लास के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली पढ़ने वाले हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करते हैं तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम दो वी कैन से वैल्यूज यूज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। दो तरह की वैल्यूज हम यूज करते हैं इनको मेजर करने के लिए। वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अदर वन इज यूनिट। यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट के अंदर, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने बोल दिया कि कोई बॉक्स है या फिर ये एक बॉक्स है और इसका वेट जो है ना वो 5 ग्राम है, 10 ग्राम है या 5.6 kg है या 5 kg है, तो दैट इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू। बट इस सेक्शन के अंदर हम सिर्फ यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट क्या होती है या मेजरिंग यूनिट्स क्या होती हैं। सो यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो यूनिट क्या होती है, a unit can be defined as a standard reference chosen to measure any physical property। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस से हमारा मतलब कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है एक रेफरेंस, एक यूनिट, एक कॉम्बिनेशन, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एक यूनिट बुलाते हैं। तो अब यूनिट के अंदर देखिए हमारे पास में कुछ बेस यूनिट्स होती है जैसे कि मास है, टाइम है, लेंथ है, ठीक है। तो ये जो बेस यूनिट्स होते हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट बुलाते हैं। और बाकी जो यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बुलाते हैं। क्लियर है। अभी देखिए 1791 के अंदर फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया था मेजरिंग के लिए जो वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हुआ, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम क्या है, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। सो मैट्रिक सिस्टम जो है इसको हम नाउअडेज भी यूज करते हैं। इंडिया के अंदर मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया 1957 के अंदर। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम जो बेसिक यूनिट और वी कैन से जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज की जाती हैं दैट इज ग्राम फॉर मास, मास को मेजर करने के लिए ग्राम्स यूज किया जाता है, एंड लीटर फॉर वॉल्यूम, मीटर फॉर लेंथ। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम जिनको नाउअडेज भी यूज किया जाता है। बट दिस इज ओल्डर सिस्टम एंड नाउअडेज और वी कैन से रिसेंट फ्यू इयर्स एगो जो एक अलग सिस्टम दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स साइंटिस्ट यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको शॉर्ट में हम एब्रीवेट करते हैं एसआई सिस्टम या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसके अंदर 7 बेस यूनिट होती हैं। अब ये जो 7 बेस यूनिट है इनको हम क्या बुलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बुलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और बाकी जो हमारे पास में यूनिट्स हैं जैसे कि डेंसिटी है, एरिया है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, फोर्स है, प्रेशर है, उनको ड्राइव किया जाता है इन बेसिक फंडामेंटल यूनिट से। तो हम बात करते हैं 7 बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स की, तो कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
luminous intensity and amount of substance. So these are the 7 base units which are used in SI system, or we can say these are the fundamental units. अब मास को हम डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से, और मास को हम मेजर करते हैं किसमें, kg, यानी कि जो SI यूनिट है मास की वो क्या है, किलोग्राम है. सिमिलरली लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर में मेजर करते हैं. टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं और टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट यानी SI यूनिट है वो क्या है, सेकंड. टाइम को हम सेकंड के अंदर मेजर करते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे जो भी आपके हैं उनके सिंबल्स ही लिख रही हूँ, जैसे कि किलोग्राम को केजी में, लेंथ को मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर. टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर. केल्विन को डिनोट करते हैं हम K से. सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को हम इंडिकेट करते हैं I से और करंट की यूनिट होती है एम्पियर. एम्पियर के अंदर हम इसको मेजर करते हैं. लुमिनस इंटेंसिटी को हम इंडिकेट करते हैं I और इसके नीचे छोटा सा V लगाना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है. टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट को I से और लुमिनस इंटेंसिटी को IV से डिनोट करते हैं. और जो लुमिनस इंटेंसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला होती है, कैंडला, और इसको हम डिनोट करते हैं CD से, कैंडला. ठीक है. सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं N से और इसको हम मेजर करते हैं मोल के अंदर, MOLE, मोल, और जो यूनिट हम यूज करते हैं वो उसके अंदर हम MOL लगाते हैं, ओनली E यहाँ पे यूज नहीं करते हैं. सो दीज आर द 7 बेस यूनिट और वी कैन से फंडामेंटल यूनिट. और इनके अलावा जितनी भी यूनिट्स हम यूज करते हैं उन सबको हम इन्हीं से ड्राइव करते हैं और उन्हें हम क्या बुलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बुलाते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर की मैंने बोला SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है. बट हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मेजर करते हैं, है ना. मोस्टली हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल के ऊपर, और वी कैन से डिग्री सेल्सियस के अंदर. जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी या का जो हेल्थी पर्सन है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. या वेदर का भी जो टेम्परेचर हमारा डे टू डे वेदर होता है उसको भी हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं. सो केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं. इनको वी कैन से कन्वर्ट किया जा सकता है एक दूसरे के अंदर. तो वो चलिए हम जब टेम्परेचर के यूनिट्स करेंगे उसी के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे रिलेटेड है. उसके अलावा हमारे पास एक यूनिट होती है लेंथ के लिए, अंगस्ट्रोम. अंगस्ट्रोम, ये देखिए अंगस्ट्रोम है और इसको इंडिकेट करते हैं A0 से. कई बच्चे ना इसको आर्मस्ट्रोंग बुलाते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन याद रखना, ये आर्मस्ट्रोंग नहीं है, अंगस्ट्रोम है. A0 से इसको हम डिनोट करते हैं. इसको यूज किया जाता है एज ए यूनिट ऑफ लेंथ. बट ये याद रखना है कि ये लेंथ की कोई SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट नहीं है ये लेंथ की. ठीक है. अंगस्ट्रोम जो है इसका साइज होता है कितना, एक एटम के साइज के बराबर. एटम के साइज के इक्वल होता है अंगस्ट्रोम का साइज. और 1 अंगस्ट्रोम को अगर हम लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज मीटर, उसके अंदर हम देखें तो 1 अंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर. ठीक है. जबकि अगर लेंथ की हम बात करते हैं तो लेंथ की हमारी यूनिट क्या है, मीटर है. तो SI सिस्टम के अंदर हम लेंथ की स्मॉलर यूनिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि नैनोमीटर, माइक्रोमीटर. ठीक है. तो नैनोमीटर और माइक्रोमीटर जो है ये SI सिस्टम के अंदर आती हैं. सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर and 1 micrometer is equals to 10 to the power -12 meter. Sorry, picometer. Micro 10 to the power -6 होता है. ठीक है.
माइक्रो की अगर हम बात करें, माइक्रोमीटर, तो ये होता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स के इक्वल। ठीक है, सो देखिए ये हमारे पास में अभी जैसे मैंने बोला नैनो, माइक्रो, पिको, तो ये क्या होते हैं, ये प्रीफिक्सेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी यूनिट्स हैं, जो हमने बेसिक यूनिट यूज की है, ये कई बार क्या होता है, कई सारी इनमें से यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी है और कई सारी ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं। तो इन यूनिट्स को छोटा या बड़ा करके जब इनको हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो प्रीफिक्सेस के लिए बकायदा टेबल आपकी बुक में दी हुई है, वो आपको लर्न करनी है। लर्न क्यों करनी है, क्योंकि जब हम यूनिट कन्वर्जन्स करेंगे तो उसके अंदर वो हमें काम आएंगी। ठीक है, और कुछ एक मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें डेसी, डेसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और ये क्या होता है 10⁻⁻⁻1 के इक्वल होता है। सेंटी, सी से करते हैं डिनोट 10⁻⁻2। मिली, स्मॉल एम 10⁻⁻3। माइक्रो, म्यू, ये म्यू है, यू नहीं है, 10⁻⁻6। नैनो, स्मॉल एन 10⁻⁻9। पिको, रो से डिनोट करते हैं 10⁻⁻12। एंड फेंटो, एफ से डिनोट करते हैं 10⁻⁻15। ठीक है, तो आपकी जो पावर्स है ये नेगेटिव में भी है, पावर्स पॉजिटिव में भी होती है। तो एक बाकायदा टेबल पूरी आपकी बुक के अंदर गिवन है, और बाकी आप लोगों को कल मैंने ये भेज भी दी थी, सेंड भी कर दी थी, तो उस टेबल से आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जेंस में हमको काम आएंगे आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, अभी देखिए कुछ हम बेसिक यूनिट्स की बात करें जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि मास, यानी कि यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूनिट्स कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, हम उसकी बात करते हैं। अभी मास क्या होता है, मास या वेट हम अगर डिफाइन करें तो मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड, amount of matter contained in any body, body और we can say object, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, मास बुलाते हैं। और वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स exerted by the gravity, exerted by gravity on any बॉडी और ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, वेट। देखिए मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बोलते हैं मास 10 kg है और उसका वेट भी 10 kg है, लेकिन जो बेसिक एक डिफरेंस होता है मास और वेट में वो क्या होता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाइए, किसी भी जगह से, मतलब अगर आप प्लेस चेंज करते हैं या आप मान लीजिए मून पर चले गए हैं तो वहां पर भी आपकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो सेम ही रहेगा, तो मास आपकी बॉडी का फिक्स होगा। जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफरेंट होता रहता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर 36 kg है, तो हमें पता है मून पे इसका 1/6 यानी कि 6 kg पार्ट जो है वो ही मून के ऊपर रह जाएगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है मास और वेट में वो यही है कि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और मास जो है वो फिक्स होता है। तो मास को डिनोट करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं, या एसआई यूनिट मास की क्या है, किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखिए कैसे यूनिट्स को हम इंटरलिंक करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, हमें पता है 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि हम स्मॉलर यूनिट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉलर यूनिट्स की तो उसमें हम यूज करते हैं मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। ठीक है, तो अगर हम 1 मिलीग्राम की बात करें तो 1 मिलीग्राम कितना होता है, इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम।
सिमिलरली 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू, अब क्योंकि माइक्रोग्राम मिलीग्राम से भी छोटा है तो इसलिए अगर मिलीग्राम में हम लिखेंगे तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो देखिए 10⁻⁻6 ग्राम। ये याद रखना है, 1 माइक्रोग्राम अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना 10⁻6। ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, विच इज इक्वल टू also equals to 10⁻6 milligram and also equals to 10⁻9 माइक्रोग्राम। ठीक है, मीन्स ये पावर्स देखिए पॉजिटिव में होते चले गए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीग्राम 10⁻6 माइक्रोग्राम के इक्वल होता है। 1 ग्राम की बात हम कर रहे हैं। सिमिलरली 1 मिलीग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इन्हीं को हम यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स के अंदर कि यूनिट्स को हम एक दूसरे से के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम बात करें अगर वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम कोई बेस यूनिट नहीं है, वॉल्यूम एक डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, बट हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर वॉल्यूम को यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक, सो वॉल्यूम क्या होती है? देखिए वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ये मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो इसका वॉल्यूम है। सिमिलरली अगर इस डस्टर की मैं बात करूं तो मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पे रखा, तो इस डस्टर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो क्या है? इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लेंथ की जो यूनिट होती है उसका क्यूबिक होता है, लेंथ क्यूबिक। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इट मीन्स वॉल्यूम की यूनिट क्या हुई? मीटर क्यूबिक हुई। ठीक है, अब वॉल्यूम को भी एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स का यूज किया जाता है, और स्मॉलर यूनिट्स में क्यूबिक डेसीमीटर यूज किया जाता है, क्यूबिक डेसीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सो देखिए 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूबिक। अब यहाँ पे हमने 10⁻³ यूज किया है और मीटर क्यूबिक ये यहाँ पे था ही, इसको हमें ये सोचना नहीं है कि हमने यूनिट के अंदर लगाया, ये मीटर क्यूबिक यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास में। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूबिक के बराबर होता है। अब क्योंकि सेंटीमीटर डेसीमीटर से छोटा है तो इसलिए अगर हम डेसीमीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करें सो इट इज इक्वल टू 0.001 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, बट वॉल्यूम कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर वॉल्यूम की जो यूनिट्स यूज करते हैं वो हम करते हैं लीटर या फिर मिलीलीटर के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, लीटर या फिर मिलीलीटर में हम यूज करते हैं ना। तो 1 लीटर जो यूनिट होती है वॉल्यूम की इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी देखिए एक चीज और है, हमें यह भी पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम ये बोल सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 1000 मिलीलीटर कितने के बराबर होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। तो यहां पे जो आपका लीटर है 1 लीटर है वो इन सब के इक्वल होता है, इन सब के इक्वल। 1 लीटर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं,
1000 सेंटीमीटर क्यूबिक भी लिख सकते हैं, या 1 डेसीमीटर क्यूबिक भी हम लिख सकते हैं। और 1 डेसीमीटर क्यूबिक कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻³ मीटर क्यूबिक के इक्वल होता है। सो दिस इज द इंटरलिंकेज ऑफ यूनिट्स। टेम्परेचर की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर को बेसिकली हम 3 स्केल्स पे मेजर करते हैं। अभी अभी हमने बात की थी केल्विन और सेल्सियस की। टेम्परेचर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, और 3 स्केल्स पे मेजर करते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फारेनहाइट। ठीक है, केल्विन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से, और फारेनहाइट को डिग्री फारेनहाइट से। अभी देखिए, जो हमारे लैबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनके अंदर आपका जो सेल्सियस स्केल है उस पे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक नंबरिंग होती है। सिमिलरली आपका जो केल्विन स्केल है इसके अंदर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन तक, और फारेनहाइट पे 32 डिग्री फारेनहाइट से 232 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पास में टेम्परेचर्स है ना, ये सारे के सारे टेम्परेचर क्या हैं? ये हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के। यानी कि डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन के अंदर 273 क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 373 बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिमिलरली 32 डिग्री फारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है, और 232 डिग्री फारेनहाइट जो है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो अभी ये तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर हमारे पास में हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, 273 भी फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास में टेम्परेचर केल्विन में है और उसको सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस में है और केल्विन में चेंज करना है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास, टेम्परेचर इन केल्विन, ये केल्विन लिखा है मैंने, उसके बाद में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। एक्चुअल में ये होता है 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालने को बोला गया है, एक्यूरेसी आपको शो करनी है, तो आप 273.5 केल्विन ही यूज करेंगे। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे ओनली 273 को यूज करते हैं, 273 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, केल्विन के अंदर अगर हमारे पास में टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहां से हमें क्या कर सकते हैं? केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो डिग्री सेल्सियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो केल्विन में टेम्परेचर उसमें से 273 को इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर हमारा डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो केल्विन के टेम्परेचर में से 273 को सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में चेंज करना है तो उसके अंदर 273 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फारेनहाइट की या फारेनहाइट की, तो फारेनहाइट में देखिए 180 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1.8 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमारे पास में फारेनहाइट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने हैं, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये एक फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में टेम्परेचर फारेनहाइट के अंदर गिवन है तो देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा,
5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री। क्लियर है? ये टेम्परेचर है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और टेम्परेचर्स को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन की। ठीक है, इसके अलावा आती हैं हमारे पास में कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल या बेस यूनिट से डिराइव करते हैं। तो वो यूनिट्स कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले हमने अभी वॉल्यूम की बात की थी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया भाई? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अभी क्योंकि लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, तो लेंथ को मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में और हाइट मीटर में, तो वॉल्यूम जो है इसका फॉर्मूला क्या हो, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूबिक। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लेंथ जो हमारा एरिया है उसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर हो गई है। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? देखिए, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास की यूनिट क्या हमने लगाई? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? अभी हमने लिखी मीटर क्यूबिक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर क्यूबिक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और केजी पर मीटर क्यूबिक। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है ना, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हुई? मीटर। टाइम की सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। क्लियर है? उसके बाद है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या फाइंड की अभी अभी? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट है। ठीक है, सिमिलरली फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन की यूनिट अभी अभी हमने क्या निकाली? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? केजी मीटर पर सेकंड